Myself, Dr. Vijay Shri, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर। आज मैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग चैप्टर से एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, वॉन डर वाल इंटरैक्शन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द अट्रैक्शन फोर्स imposed by nucleus on the electrons of periphery is known as van der Waal forces, यानी किसी नाभिक द्वारा उसकी परिधि के बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने वाला बल van der Waal बल कहलाता है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना अनंत तक होती है, अतः किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की संभावना को हम जीरो नहीं मान सकते। अर्थात न्यूक्लियस को अपने इलेक्ट्रॉन्स को बांधे रखने के लिए एटॉमिक रेडियाई यानी परमाणुवीय त्रिज्या से आगे भी आकर्षण बनाए रखना पड़ता है, और यदि उस पेरिफेरी में अन्य एटम के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो स्वाभाविक है कि वे भी उस न्यूक्लियस द्वारा आकर्षित होंगे। अतः इसी प्रकार van der Waal फोर्सेस की उत्पत्ति हुई। नाभिक पर जितनी अधिक मात्रा में पॉजिटिव चार्ज होगा, दोनों एटम्स के बीच में उतनी अधिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतना ही अधिक van der Waal फोर्स होगा। अब हम देखेंगे कि ये किन में पाए जाते हैं। आयनिक और मेटेलिक कंपाउंड्स में यूजुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स यानी स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाए जाते हैं, जबकि कोवेलेंट व कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिस फोर्स से आपस में जुड़े रहते हैं उन्हें van der Waal फोर्सेस या van der Waal इंटरैक्शन कहते हैं। इनका नेचर बहुत ही वीक होता है, यानी यह प्रकृति में बहुत वीक होते हैं। इसका क्या मतलब है कि जैसे क्लोरीन की यदि हम बॉन्ड एनर्जी देखें तो वो होती है 57 किलो कैलोरी पर मोल, यानी ये इसकी कौन सी एनर्जी हुई, यानी कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। और जब इसकी सब्लिमेशन एनर्जी देखें तो यह केवल होती है 5 किलो कैलोरी पर मोल। सब्लिमेशन एनर्जी हमें क्या बताती है कि एक मॉलिक्यूल का दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ कितना इंटरैक्शन है, तो ये बहुत कम है। अतः हम कह सकते हैं van der Waal इंटरैक्शन कोवेलेंट बॉन्ड की तुलना में काफी वीक प्रकृति के होते हैं। इनके पाए जाने के प्रमाण हम किस तरह से देख सकते हैं। सबसे पहला है लिक्विफैक्शन ऑफ ज़ीनॉन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। यानी यदि किसी मॉलिक्यूल के बीच में किसी प्रकार का अट्रैक्शन नहीं होता तो इन मॉलिक्यूल्स का द्रवित होना या ठोस होना संभव नहीं होता, क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल कैसे हैं, नॉन पोलर, यानी कहीं भी कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैं। तो यदि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता तो यह लिक्विफाई या सॉलिडिफाई नहीं हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये तो लिक्विफाई भी होते हैं और सॉलिडिफाई भी होते हैं। इसका मतलब है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है। दूसरा, डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। रियल गैसेस का आइडियल गैस से बिहेवियर से डेविएट होने का कारण भी यही बल है, क्योंकि शुरू में आइडियल गैस इक्वेशन बताई गई थी PV इक्वल्स टू RT, लेकिन आइडियल गैस से रियल गैसेस में कुछ डेविएशन होता है, उनके व्यवहार में कुछ विचलन होता है। अतः फिर एक van der Waal इक्वेशन दी गई थी P प्लस A अपॉन B V माइनस B इक्वल्स टू nRT। थर्ड प्रमाण है van der Waal फोर्सेस का जूल थॉमसन इफेक्ट, अर्थात कंप्रेस्ड गैस को एक्सपेंड करने के लिए कूलिंग इफेक्ट का कारण भी van der Waal बल है, क्योंकि एक्सपेंड होने से गैस मॉलिक्यूल को इन फोर्सेस के विपरीत कार्य करना पड़ता है, जिससे उनकी एनर्जी खर्च होती है और टेम्परेचर घट जाता है, अर्थात कूलिंग हो जाती है। यानी इन तीनों प्रमाणों से हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में
कुछ फोर्सेस होते हैं जिन्हें हम वंडरवाल फोर्सेस कहते हैं। अब हम इनके प्रकार देखेंगे। ये 4 प्रकार के होते हैं। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन यानी तात्कालिक या क्षणिक द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण। सेकेंड, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन यानी आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण या द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण। थर्ड इज आयन डाइपोल अट्रैक्शन यानी आयन द्विध्रुव आकर्षण। फोर्थ इज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण। तो सबसे पहला हम ले रहे हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल या तात्कालिक या क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार इलेक्ट्रॉन मोबाइल गतिमान होते हैं। कंप्लीटली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में एवरेज डाइपोल मोमेंट 0 होता है, लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल में किसी क्षण इलेक्ट्रॉन्स द्वारा विशेष स्थान ग्रहण करने के कारण सिस्टम में आवेश का क्षणिक असंतुलन यानी इंस्टेंटेनियस इम्बैलेंस हो जाता है। इस बैलेंस के कारण डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है और यह डाइपोल मोमेंट डेवलप होने से ये वाला मॉलिक्यूल दूसरे यानी नियर बाई मॉलिक्यूल में डाइपोल डेवलप करता है। और जब नियर बाई मॉलिक्यूल में डाइपोल डेवलप हो गया तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स आ जाता है जिसे लंदन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स भी कहते हैं। इस डायग्राम को देखते हैं। इसमें देखिए, पहले एक समय ऐसा है कि इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ बराबर हैं, यानी इसमें कोई भी डाइपोल नहीं है, यह नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के मूव करते करते कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे आप देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए हैं और इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। तो इसमें क्या हुआ, एक क्षणिक द्विध्रुव डेवलप हो गया। जैसे क्षणिक द्विध्रुव को हम किस तरह से दिखा सकते हैं, इधर नेगेटिव दिखा दिया और इधर पॉजिटिव दिखा दिया। ये डाइपोल कैसा हुआ, इंस्टेंटेनियस डाइपोल यानी तात्कालिक द्विध्रुव। जब यह तात्कालिक द्विध्रुव डेवलप होने से ये कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल के नजदीक आता है तो उसमें भी डाइपोल यानी द्विध्रुव आघूर्ण डेवलप कर देता है। और तो ये वाला मॉलिक्यूल कौन सा हो गया, ये, और ये कौन सा है, ये। इसमें इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इस डाइपोल के कारण एक इंड्यूस्ड डाइपोल यानी प्रेरित द्विध्रुव डेवलप हो जाता है और फिर क्या हो जाएगा, इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा जिसे हम लंदन या डिस्पर्शन फोर्स कहते हैं। लंदन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स कहते हैं। इसका फॉर्मूला है EL, L फॉर लंदन, इक्वल्स टू -3/4 IA² अपॉन R4, जहां I आयनाइजेशन पोटेंशियल है, A एटॉमिक रेडियाई है और R इंटर एटॉमिक या मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है। इसके बाद आता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। इसको हम लेते हैं, किसी आयन, जैसे यहां पर ये आयन दिखाया हुआ है, या द्विध्रुव, ये द्विध्रुव है, में चार्ज स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। और जब कोई न्यूट्रल स्पीशीज, ये न्यूट्रल स्पीशीज है, जब यह इसके संपर्क में आती है तो वह भी इंड्यूस होकर उसमें भी डाइपोल डेवलप हो जाता है। देखिए, ये आयन है, इसके संपर्क में ये न्यूट्रल स्पीशीज आई तो इसमें ये डाइपोल डेवलप हो गया। प्लस चार्ज है इसलिए इधर नेगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा, और यदि ये माइनस चार्ज होता तो यहाँ पॉजिटिव डेवलप होता और यहाँ पर नेगेटिव डेवलप होता। यदि ऐसे न्यूट्रल स्पीशीज के पास कोई डाइपोल आए तो इसमें एक इंड्यूस्ड डाइपोल डेवलप हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगा। तो क्या हुआ, आयन के पास जब न्यूट्रल स्पीशीज आई तो ये क्या डेवलप हो गया, एक इंड्यूस्ड डाइपोल डेवलप हो गया। तो इस वाले को हम कहेंगे
आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। और यहां पर क्या हो रहा है, डाइपोल के पास न्यूट्रल स्पीशीज आ रही है जिसकी वजह से इंडक्शन हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इनके फॉर्मूलेज हैं, इसको हम इस एनर्जी चेंज को डिवाई एनर्जी कहते हैं या इंड्यूस्ड एनर्जी कहते हैं, इसलिए हम डी लगाते हैं। तो ED इक्वल्स टू माइनस जेड स्क्वायर एल्फा अपॉन 2r4 r की पावर 4, और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है ED इक्वल्स टू माइनस 2 एल्फा म्यू स्क्वायर अपॉन r की पावर 6। अब हम लेते हैं आयन डाइपोल अट्रैक्शन। किसी आयन के पास कोई यदि डाइपोल आता है, डाइपोल मतलब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, तो ये कुछ इस प्रकार ओरिएंट हो जाता है, ये पॉजिटिव है तो इसके तरफ नेगेटिव आ जाएगा और जो पॉजिटिव पार्ट है ये दूर चला जाएगा। तो इस तरह से ये ओरिएंट हो जाता है और इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू माइनस जेड प्लस माइनस म्यू अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन r स्क्वायर, जहां Z आयनिक चार्ज है, म्यू डाइपोल मोमेंट है, इप्सिलॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, r इंटर एटॉमिक या मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है। हम जानते हैं कि ध्रुवीय विलायकों में जब कोई आयनिक कंपाउंड डाला जाता है तो वह घुल जाता है और उसके आयन जल योजित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में आयन व डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो देखिए ये आयन है और ये डाइपोल है, इसके बीच में अट्रैक्शन है। इसी कारण आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं और जब ये सॉल्युबल होते हैं तो कुछ ऊर्जा का निष्कासन होता है। अब हम आते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। दो परमानेंट डाइपोल हैं, ये परमानेंट डाइपोल है, ये भी परमानेंट डाइपोल है। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन को हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। और इसको हम ओरिएंटेशनल अट्रैक्शन या कीसम अट्रैक्शन भी कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है EK इक्वल्स टू माइनस 2 म्यू की पावर 4 अपॉन 3 r की पावर 6 KT, जहां K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, म्यू डाइपोल मोमेंट, T टेम्परेचर, R इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है और EK को हम कीसम एनर्जी कहते हैं। अब हम वंडरवाल फोर्सेस को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए हमने पहले पांचों इक्वेशंस को यहां पर लिख लिया है। ये इक्वेशन है लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स की, ये है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स की, ये है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस की, आयन डाइपोल फोर्सेस की और डाइपोल फोर्सेस जिसको हम कीसम फोर्स कहते हैं। तो वंडरवाल फोर्स को प्रभावित करने वाला पहला कारक है एटॉमिक रेडियाई। इक्वेशन 1 को यदि हम देखें तो यहां EL is directly proportional to A square. EL is directly proportional to A square. इसका मतलब क्या है? London force increases with atomic radii. Hence, boiling point increases with atomic radii. यही कारण है कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन की तरफ यदि हम जाएं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं। हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट होता है 4 डिग्री केल्विन और जीनॉन का होता है 166 डिग्री केल्विन। तो जैसे जैसे एटॉमिक रेडियाई बढ़ी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं। सेकेंड फैक्टर इज डाइपोल मोमेंट। यदि हम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 को देखें तो E is directly proportional to mu. तो जैसे जैसे डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे वंडरवाल फोर्सेस बढ़ेंगे और वंडरवाल फोर्सेस बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में
वृद्धि या इंक्रीज होता है। थर्ड फैक्टर इज इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। यदि हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 5 को देखें, दिस इज इक्वेशन नंबर 5, इन दोनों केसेस में r कहां है? डिनोमिनेटर में। तो हम कह सकते हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो जितने ज्यादा इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होगी, वैन डर वाल फोर्स उतना कम होगा। नेक्स्ट फैक्टर इज पोलराइजेबिलिटी या ध्रुवणता। यदि हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को देखें तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्फा। यानी हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल में जितनी पोलैरिटी यानी ध्रुवणता होगी, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में उतने ही अधिक वैन डर वाल फोर्सेस होंगे। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। इक्वेशन नंबर 5 को यदि हम देखें तो टेम्परेचर डिनोमिनेटर में है, यानी हम कह सकते हैं EK इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी लिक्विफेक्शन एट लो टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन इट। मतलब क्या हुआ? ठंडा करके द्रवीकरण करना इसी सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि जितना लो टेम्परेचर होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, और जब मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तभी उनमें लिक्विफेक्शन या सॉलिडिफिकेशन संभव है। थैंक यू।